अमेरिका को खुलकर हड़का दिया है। क्या कहा है बताएंगे आपको, लेकिन इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, एक एक करके अमेरिका के खिलाफ किस तरह से लामबंदी हो रही है समझिए। हुती ने अमेरिका को खुलकर चेतावनी दी है, अमेरिकी शिप को तबाह कर दिया जाएगा। ये बड़ी चेतावनी अब सामने आ चुकी है। यमन में अमेरिकी वॉरशिप जला देंगे हुती कह रहे हैं। ईरान पर हमला अगर हुआ तो इजराइल बचने वाला नहीं है। और देखिए, यानी कि पहले ही हुती विद्रोहियों को लेकर अगर देखा जाए तो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आए थे, लेकिन ईरान और अमेरिका के तनाव में अब हुती विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ लामबंदी करते हुए नजर आ सकते हैं। और इसकी आशंका बहुत पहले से ही जताई जा रही थी। आने वाले वक्त में ये एक और बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं इजराइल के लिए खड़े करते हुए नजर आते हैं। अब बड़ी बात, क्या मुस्लिम दुनिया एक नई दिशा में बढ़ रही है? क्या दशकों बाद ईरान की वो अपील अब असर दिखा रही है, सभी मुस्लिम देश एक हो जाएं? ये सिर्फ नारा नहीं, ये अब एक रणनीतिक संदेश है। और जब इस संदेश को सऊदी अरब का समर्थन मिले तो वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सिर्फ चिंता बढ़ती है, और वो लाजमी है, क्योंकि अब लेबनान ने भी खुलकर बोल दिया कि ईरान के साथ में हम डटकर खड़े रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से खुली अपील की है कि उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और विकास आपसी सहयोग से ही संभव है। अगर बाहरी ताकतों के दबाव में फैसले लिए गए तो उसका खामियाजा पूरा मिडल ईस्ट भुगतेगा। ईरान का ये बयान सीधा सीधा अमेरिका की रणनीति पर सवाल है। यानी संदेश साफ है कि अब फैसला मुस्लिम दुनिया को खुद करना होगा। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई को अस्वीकार बता दिया। सऊदी अरब ने कहा कि वो ईरान और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए तैयार है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि क्षेत्रीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब सऊदी ईरान के साथ खड़ा दिखे तो मुस्लिम दुनिया की दिशा अपने आप बदल जाती है। इसी बीच ईरान ने पड़ोसी देशों को सबसे सख्त चेतावनी दी है। IRGC नौसेना के डिप्टी कमांडर मोहम्मद अकबर जादे ने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी हमले में किसी देश ने अपना एयर स्पेस, जमीन या समुद्री सीमा दी तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यानी साफ शब्दों में जो अमेरिका का साथ देगा वो ईरान का दुश्मन माना जाएगा।
ईरान की नजरें अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हैं। यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। और अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ईरान का ये संदेश सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक परमाणु बम जैसा है। अब कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा, लेबनान खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया। लेबनान के सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल ने ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ खड़े होंगे। काउंसिल के उपाध्यक्ष शेख अली अल खतीब ने कहा कि खामनेई को नुकसान पहुंचाना पूरी शिया उम्मा के खिलाफ युद्ध की घोषणा होगी। यानी अब ये टकराव सिर्फ देशों का नहीं, आस्था और पहचान का बनता जा रहा है। लेबनान की शिया काउंसिल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। (1969) में स्थापित ये संस्था लेबनान की शिया आबादी की आधिकारिक आवाज है। इसके हिजबुल्लाह से घनिष्ठ संबंध है, जो ईरान का सबसे मजबूत क्षेत्रीय सहयोग माना जाता है। खामनेई को विलायते फकीह का प्रतीक मानने वाले शिया दुनिया में ये बयान बहुत बड़ा संदेश है। इससे ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और मजबूत होता है। अब बड़ा सवाल है, अगर सऊदी, ईरान और लेबनान जैसे देश एक लाइन में आते हैं तो अमेरिका क्या करेगा? ट्रंप की दबाव की राजनीति, एयर स्पेस का इस्तेमाल, क्षेत्रीय बंटवारा, क्या सब फेल हो जाएगा? यूरोप फिलहाल बातचीत और संतुलन की बात कर रहा है। रूस और चीन खामोशी से हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। अगर मुस्लिम देश वाकई एकजुट हुए तो ये सिर्फ ट्रंप की नहीं, पूरी पश्चिम रणनीति की हार होगी। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या वाकई मुस्लिम दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है? अगर एकता बनी तो इतिहास बदलेगा और अगर टूट गई तो जंग तय है। ईरान ने हुंकार भर दी है, सऊदी ने संकेत दे दिया है कि लेबनान खुलकर सामने आ गया है। अब देखना यह है कि क्या उम्मा एक होगी या फिर दुनिया एक और युद्ध देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं यूक्रेन रूस जंग की। रूस और यूक्रेन की जंग को 4 साल पूरे होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं।
लेकिन समझिए यूक्रेन के लिए ना कोई रात सुरक्षित है ना कोई दिन सुरक्षित है। मिसाइलें और ड्रोन की धमक से हर पल जमीन कांप रही है। पिछली रात रूस ने ऐसा आक्रामक हमला किया कि यूक्रेन के 2 बड़े शहरों में कोहराम मच गया। आसमान से आग बरसी, धमाकों से नींद टूटी और फिर एक बार शांति की उम्मीदें धुएं में तब्दील हो गई। सवाल वही, 4 साल की इस जंग का आखिर अंत कब होगा? कोशिशें पहले भी हुई, कई बार हुई, कभी जिदाड़े तो कभी हथियारों की नुमाइश ने हर बातचीत को बेअसर कर दिया। तकरीबन 4 साल के वक्त में हजारों जानें गई, करोड़ों की जिंदगी बिखर गई। अब एक बार फिर शांति की नई कोशिश और मंच है अबू धाबी। अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के पक्षकार आमने सामने, साथ में अमेरिकी मध्यस्थ। उम्मीद है कि इस महामंथन से जंग रोकने की कोई राह निकलेगी, लेकिन शुरुआती संकेत उम्मीद के मुताबिक नहीं। बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन समझौते के संकेत नदारद दिखे। वार्ता का एजेंडा साफ था, जंग रोकना और क्षेत्रीय विवाद को रोकना। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा कि अबू धाबी वार्ता में क्षेत्रीय विवाद सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन यही मुद्दा सबसे बड़ा रोड़ा भी है। बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर हमले तेज कर दिए हैं। कीव जैसे बड़े शहरों में बिजली ठप है, तापमान 0 से नीचे, ठंड, अंधेरा और डर। यूक्रेन इस वक्त अपने सबसे गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। फरवरी 2022 से जारी इस युद्ध को खत्म करने के लिए कीव पर अमेरिकी दबाव बढ़ रहा है। वही मॉस्को की शर्तें और सख्त हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास का पूरा इलाका सौंप दे, तभी जंग रुकेगी। पुतिन की डिमांड और आगे जाती है। डोनबास के डोनेस्क क्षेत्र का वो 20% हिस्सा भी
जो अब भी यूक्रेन के कब्जे में है, करीब 5000 वर्ग किलोमीटर, और यूक्रेन का जवाब साफ इनकार है। ज़ेलेंस्की साफ कह चुके हैं कि जिन इलाकों पर रूस 4 साल की जंग में भी कब्जा नहीं कर सका, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दावोस से ज़ेलेंस्की का संदेश, ये युद्ध के बाद पहली त्रिपक्षीय बैठक है, लेकिन समझौते की कीमत जमीन नहीं होगी। अबू धाबी में शांत की मेज सजी है, लेकिन मैदान में जिद अब भी जिंदा है। सवाल यही है, क्या कूटनीति बारूद से तेज दौड़ पाएगी, या फिर शांत की हर कोशिश युद्ध की आग में यूं ही झुलसती रहेगी। समझिए, जंग अब जीत हार की कहानी नहीं रही, ये अब तबाही और बर्बादी की दास्तां बन चुकी है, जहां हर मिसाइल के साथ सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, उम्मीदें टूटती हैं, सपने मलबे में दब जाते हैं। और इस जंग में कोई विजेता नहीं है, यहाँ हर तरफ सिर्फ नुकसान है। जाने जा रही हैं, घर उजड़ रही हैं, और इंसानियत तो धीरे धीरे खामोशी से दम तोड़ रही है। सैनिकों हो या फिर आम लोग हो, सीमा के उस पार हो या फिर इस पार, दर्द सबका एक सा है, आंसू सबकी आंखों में है। सवाल अब ये नहीं है कि आखिर कौन जीतेगा, अब सवाल ये है कि आखिर क्या इंसानियत बचेगी, क्योंकि जब लंबी जंग होती है तो हार सिर्फ इंसान की होती है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 4 साल से जंग जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को बारूदी बारिश से दहला रही है। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोग परेशान हैं। माइनस में तापमान के दौरान बिना गर्म पानी और हीटिंग सिस्टम के रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन के कारोबार को भारी नुकसान हो रहा है।
यूक्रेन के 20% से ज्यादा इलाकों पर रूस का झंडा लहरा रहा है। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन और रूस के बीच बफर जोन बनाने का मकसद अब यूक्रेन पर कब्जे की जिद में बदलता दिख रहा है। उधर यूक्रेनी सेना भी लगातार रूस पर वार कर रही है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रूस की मिसाइलों और ड्रोन अटैक को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन और स्वदेशी मिसाइलें रूस के कई शहरों को दहला रही हैं। यूक्रेन भी रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमला कर रहा है ताकि कड़कड़ाती ठंड में लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएं। यूक्रेन रूस की आर्थिक रीढ़ यानी तेल के कारोबार पर भी हमला कर रहा है, जिससे रूस को आर्थिक नुकसान हो। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि बर्बादी की तपिश पुतिन भी महसूस करे। दोनों देशों में जबरदस्त तबाही हो रही है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध ने दूसरे विश्व युद्ध में हुई बर्बादी के बाद भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि इससे रूस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि यूक्रेन की हालत बेहद गंभीर है।